हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो थी वो इंडिपेंडेंस के पहले थी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस हमारे द्वारा किए गए वो हम पढ़ने वाले हैं। सो let's see the introduction. The main purpose of this book is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its process of development। यानी कि इस किताब के अंदर हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो ब्रिटिशर के आने से पहले कैसी थी, उनके आने के बाद उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे, एंड देन जब हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस हुआ ऑन 15 अगस्त 1947, उसके बाद हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमारे द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, क्या क्या प्लानिंग्स करी गई थी ताकि हमारी इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। तो सबसे पहले आता है हमारे पास बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर के आने से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, सबसे पहला है प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, यानी कि वी वर सेल्फ सफिशिएंट। एंड हमारी इकोनॉमी कैसी थी? प्रॉस्पेरस थी, मतलब एक स्टेज था कि डेवलपिंग स्टेज पे थी। देन आता है एग्रेरियन इकोनॉमी। हमारा जो इकोनॉमी थी वो ज़्यादातर किस पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चर पे, इसीलिए हमारी इकोनॉमी को कहा गया है एग्रेरियन इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो हमारे यहाँ पर क्या था? हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी अच्छी थी। हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होते थे वो, बट उनकी जो क्वालिटी थी वो काफ़ी फाइन एंड अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम बनाते थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम ये देखेंगे कि जब ब्रिटिशर फाइनली इंडिया में आ ही जाते हैं एंड उनका मकसद पहले तो ट्रेडिंग करने का होता है, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो उनके द्वारा टैक्स जो है लगाया गया था एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम में, वो है लगान। यानी कि वो टैक्स जिसने किसानों की जो है हालत बद से बदतर कर दी थी। एंड इसमें हम देखते हैं कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम में आखिर होता क्या था। तो ये जो सिस्टम था इसमें क्या होता था कि जो टीनेंट्स होते थे, यानी टीलर्स, जो फार्म में खेतीबाड़ी करने वाले लोग होते हैं, एक वो कैटेगरी होगी, एक होती थी जमींदार्स वाली, एंड तीसरे लेवल पे आते थे हमारे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन जमींदार्स के साथ उन्होंने क्या कर लिया, आप समझ लीजिए एक तरीके का कोलैब भी कर लिया उन लोगों ने। जमींदार्स को कहा गया कि आप लोगों को क्या करना है, इन टेनेंट्स से क्या करना है, पैसा वसूल करना है, और कुछ पैसा हम रखेंगे, कुछ पैसा आप रखेंगे। तो जमींदार्स को लगा ये तो हमारे फायदे की चीज़ है, और ब्रिटिशर का कहीं ना कहीं वो एक चापलूस की तरह ही काम करने लग गए। और उन्होंने जो है उन कल्टीवेटर्स पर क्या करा, एक टैक्स जो है लगा दिया। और जब वो किसान इतनी मेहनत के बावजूद जब वो टैक्सेस नहीं पे कर पाते थे, तो उनको उनकी उसी लैंड से जहाँ पर वो कल्टीवेशन करते थे, जहाँ से वो अपना लाइवलीहुड चलाते थे, उस ज़मीन से उनको हटा दिया जाता था। तो ये जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है इसने बहुत गंदी तरीके से अफेक्ट करा है हमारे फार्मर्स, छोटे छोटे जो कल्टीवेटर्स है, जो टीलर्स है, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इस टैक्स से हुई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब चलिए, टैक्स तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन नेक्स्ट जो इन्होंने काम करा था वो था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर पहले जो इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम क्या करते थे, फूड क्रॉप्स जो है हमारा मेन क्रॉप होता था, हम फूड क्रॉप्स ही उगाया करते थे, दाल चावल, ये सारी गेहूँ, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर उगती थी। लेकिन ब्रिटिशर के आने के बाद उनको लगा कि हमें इनसे क्या करवाना चाहिए, कमर्शियल क्रॉप्स उगाने चाहिए, कैश क्रॉप्स, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर उन्होंने कॉटन हो गया, जूट होगी, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हमारे जेम्स होते थे, यानी कि हीरे जेवरात जो होते थे, वो जो है वो यहाँ से क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स उसका लेके जाते थे अपने यहाँ पर, देन उसका फिनिश प्रोडक्ट्स लाकर और वापस से हमारे यहीं पर क्या कर देते थे, सेल आउट कर देते थे। रॉ मटेरियल्स जो थे वो काफ़ी चीपर प्राइसेस पे वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से लेकर जाते थे। तो ये था। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या कहता है कि जैसे अब मान लीजिए कि कहीं एग्रीकल्चर पे जब हम क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स उगाते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है। लेकिन द मोमेंट वी स्टार्ट ग्रोइंग
कौन से क्रॉप्स? कैश क्रॉप्स। तो वैसे वैसे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब जैसे जैसे सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी वैसे वैसे प्रोडक्शन भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये चीज हुई। एंड लास्टली हमारे पास आता है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसानों के पास जो था इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं था कि वो क्या कर दे, कमर्शियल क्रॉप्स पे स्विच कर दे। ब्रिटिशर ने पहले तो कहा था कि हाँ आपको बहुत अच्छा प्राइसेस मिलेंगे इनके प्रोडक्ट्स के, लेकिन ओवर द टाइम फार्मर्स को पता चला कि इससे तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्या हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिया? तो बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की भी क्या हुई? डाउनफॉल होता गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी। सबसे पहले हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। एक एक पॉइंट समझाती हूँ। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, तो पहले हमारे यहाँ पे हाथ से ही सारी चीज़ें हम जैसे बनाते तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता था, लेकिन ब्रिटिशर के आने के बाद वो जैसे ही रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे, वो फिनिश प्रोडक्ट्स आते थे, वो काफ़ी चीपर प्राइसेस पे क्या करते थे, हमारे मार्केट में उसको सेल आउट करते थे। उसके वजह से जो हमारे इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत भी चलती थी वो उसका भी क्या हो गया? डाउनफॉल हो गया, यानी कि वो भी अब चलना बंद होगी। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल गुड्स जो है वो गुड्स होते हैं जिनको यूज करके हम जो है फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, लाइक मशीनरी हो गई, ठीक है, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज हो गई जिसमें हमारे क्या बनते हैं? मशीनरी बनती है जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम फर्दर प्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे जो कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्रीज थी वो हमारे यहाँ पर कैसी थी? कम ही थी, यानी कि आप समझो बहुत ही कम। और हमारे पास अगर हमको ऐसे प्रोडक्ट्स लेने होते थे तो ब्रिटिशर से अगर हम चाहते थे कि हम इम्पोर्ट कर ले तो वो काफ़ी हाई प्राइसेस पे हमको मिलती थी। नेक्स्ट आता है लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जो लेवल था हमारे प्रोडक्शन का एग्रीकल्चर सेक्टर में भी या कोई से इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो काफ़ी पहले अच्छा था। धीरे धीरे ब्रिटिशर के आने के बाद जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी होती गई? कम होती गई। ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्शन कम होगा तो हमारी जीडीपी जो है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और सरकार के द्वारा भी कोई ज़्यादा स्टेप्स जो है वो लिए नहीं गए थे ताकि वो हमारी इकोनॉमी को बेहतर बना सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरेन ट्रेड। तो क्या फॉरेन ट्रेड अच्छा चल रहा था? तो फॉरेन ट्रेड में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है? दैट वी बिकेम द एक्सपोर्टर्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। यहाँ से जब रॉ मटेरियल्स ले जाए जाएंगे और फिनिश गुड्स लाकर बेचा जाएगा तो आप समझिए कि किस लेवल का एक्सप्लॉयटेशन जो है हमारी इकोनॉमी के लिए होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो है वो काफ़ी चीपर प्राइसेस पे लिए जाते थे एंड फिनिश्ड गुड्स जो है वो उनका प्राइसेस काफ़ी हाई होता था। तो ब्रिटिशर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को जो है वो एक फेडरल इकोनॉमी बना लिया, यानी कि हम उनको फीड कर रहे थे ताकि वो अपनी इकोनॉमी को ग्लोरीफाई कर सके। नेक्स्ट आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब भाई धीरे धीरे उन्होंने मोनोपोली कर लिया अपना, इधर मार्केट में उनकी ही चलती थी। एंड लास्टली द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब उन्होंने क्या करा, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी से उन्होंने जो है एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट करा, तो ना केवल हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, ना केवल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, सारी जितनी भी टाइप की रिसोर्सेज है वो सारी उन्होंने क्या कर दिया? एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, और वेल्थ जो है हमारी इकोनॉमी से पूरी तरीके से क्या कर दिया? ड्रेन आउट कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेमोग्राफिक कंडीशंस। तो कैसी कंडीशन थी जब ब्रिटिशर्स थे या जब ब्रिटिशर के आने से पहले? तो पहले तो ठीक था, लेकिन उनके आने के बाद और उनके ठीक जाने के बाद, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो उस समय में जो हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन था वो बहुत ही बदतर हालत में चला गया था। सबसे पहले ही लिखा है इसमें हाई बर्थ एंड डेथ रेट। नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। तो पढ़े लिखे लोग तो उस समय होते ही नहीं थे, लिटरेसी रेट जो है उस समय पर और भी क्या होता गया? कम होता गया। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज जो थी वो हमें मिलती ही नहीं थी। नेक्स्ट आता था हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नवजात जो बच्चे हैं उनका जो डेथ रेशियो है, डेथ रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। नेक्स्ट आता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड लास्टली वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी मतलब सिर्फ पॉवर्टी सिर्फ हमें एक जगह पे नहीं, हर जगह पे पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में हमें क्या देखने को मिला? पॉवर्टी।
इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ। देन नेक्स्ट कम्स हमारे पास कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था हमारा। तो ये मैं पहले जैसे आपको बता ही चुकी हूँ कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो हमारा बेसिक जो ज़्यादा पॉपुलेशन थी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन किसमें एंगेज थी हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो उसे हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर और माइनिंग जो भी सेक्टर्स रहते हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक इंडस्ट्रीज जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस होता है वो सारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टर्शियरी सेक्टर्स में क्या आता है हमारे पास लाइक सर्विसेज, देन ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें हमारे टर्शियरी सेक्टर में आ जाती है। लास्टली हम ये देखते हैं कि क्या इन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा करा है हमारी इकोनॉमी में। तो इन्होंने अच्छा तो करा लेकिन वो भी खुद के फायदे के लिए करा। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने रोड्स बनाई, रेलवेज बनाया। रेलवेज 1850 में जो है आप देखना कि रेलवेज का जो है स्टार्टिंग इन्होंने करा था ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट, ताकि वो क्या कर सकते हैं हमारे जो भी रॉ मटेरियल्स होते थे उन रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं लेके जाया जा सके। तो रेलवेज में क्या होता था, जैसे मान लीजिए अगर छोटे मोटे ट्रक्स में लेके जाते तो थोड़ा बहुत सामान ही लेके जा पाते थे। लेकिन जब रेलवेज आई तो बल्क में क्या करते थे ये लोग सारे रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे। देन वहां से सीधा वो शिपमेंट के द्वारा क्या करते थे अपने कंट्री में लेके जाते थे। तो ये सारा प्रोसेस जो था वो चलता था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो किया उन्होंने लेकिन सिर्फ खुद के बेनिफिट्स के लिए। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन तो देखना आप, टेलीग्राफ जो है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वो उन्होंने स्टार्ट करा, वो भी सिर्फ फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर और वो भी खुद के बेनिफिट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड ये स्लाइड हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आने वाले चैप्टर्स में हम ये देखेंगे कि इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन तो कर दिया लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमारे द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए, हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा एंड अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।